गुड इवनिंग। आईआर की इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रेजन डी इटेट, इसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। रेजन डी इटेट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीज़न ऑफ द स्टेट, स्टेट की रीज़न, स्टेट के बनने की रीज़न। और याद रहे किसी भी मुल्क, किसी भी स्टेट की रीज़न क्या होती है, बनने का मकसद क्या होता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करे, चाहे सॉफ्ट पावर के थ्रू अचीव करे चाहे हार्ड पावर के थ्रू अचीव करे। सिर्फ उसका मकसद है, उसकी रीज़न क्या है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना। तो हम कह सकते हैं कि रेजन डी इटेट रीज़न ऑफ द स्टेट भी होता है और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का एक ज़रिया भी होता है। स्टेट की एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट खसूसियत होती है रेजन डी इटेट। उसने अपने मकासद बनाए होते हैं कि हमने इस टाइम पे हमारा मकसद ये है और उस टाइम पे हमारा मकसद क्या होना चाहिए। याद रहे कि ये जो रेजन डी इटेट है ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। जब एक मकसद अचीव हो जाता है, हासिल हो जाता है, तो स्टेट दूसरे मकसद के पीछे लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट का रेजन डी इटेट है वो हमेशा क्या होता है, एक होता है। पहले वो अपने एक मकसद को अचीव करता है, वो जो एक मकसद होता है वो उसका सुप्रीम होता है, उसको उसने सेकंड ऑप्शन उसके ऊपर नहीं रखी होती। जब वो सुप्रीम मकसद, वो अपना सुप्रीम इंटरेस्ट गेन कर लेता है, उसके बाद वो किस पे जाता है, सेकेंडरी ऑप्शन पे, कि अब मैंने ये भी हासिल करना है। इसको आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। एक स्टूडेंट है, वो एफएससी क्लियर करता है, उसके बाद कहता है या तो मैंने डॉक्टर बनना है या तो मैंने इंजीनियर बनना है, दोनों काम एट अ टाइम नहीं हो सकते। अगर वो कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है तो वो जो उसका रीज़न है वो क्या है, सुप्रीम। अगर वो कहता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बना तो मैं इंजीनियर बनूंगा, तो जो इंजीनियर बनने की बात आती है वो क्या है, सेकेंडरी। पहले वो अपने सुप्रीम इंटरेस्ट को गेन करता है, देन वो अपने सेकेंडरी इंटरेस्ट को गेन करता है। तो वही बात आ जाती है कि जब एक मकसद को हासिल कर लेता है तो उसका मकसद चेंज हो जाता है, कोई और हासिल करने की वो बात करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी में ममालिक का रेजन डी इटेट जो था वो डिफरेंट था, 20th सेंचुरी में रेजन डी इटेट डिफरेंट था। अब 20th सेंचुरी को सब डिवाइड करें, उसमें वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई, कोल्ड वॉर भी हुई। तो हम ये जितने भी इवेंट्स हैं, वर्ल्ड वॉर 1, 2 और कोल्ड वॉर, इसमें ममालिक का जो रेजन डी इटेट था वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा। और वो कैसे होता रहा वो इस स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये समझ लें कि ये जो रेजन डी इटेट होता है ये एक गुड भी होता है, बैड भी, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मतलब कि स्टेट का जो मकसद है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं अच्छे मकासद को। अब स्टेट को रन करने वाला कौन होता है, रूलर, मतलब कि प्रेसिडेंट आज के टाइम में कह लें, प्राइम मिनिस्टर कह लें, कोई भी पर्सन ले लें, लेकिन हम इसको रूलर ही कंसिडर करेंगे। स्टेट का रूलर और पब्लिक के मैटर, दोनों के मैटर्स एक दूसरे के सामने आए तो इट मीन्स उस स्टेट का रेजन डी इटेट अच्छा है, मकसद अच्छा है। उसके बाद दूसरी क्वालिटी ये है कि जो रूलर है वो काइंड हो, नर्म हो, जुल्म करने वाला ना हो अपने लोगों पर। अब बैड रेजन डी इटेट आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बैड रेजन डी इटेट में मैंने बताया है कि काइंड फॉर एनिमीज, अगर स्टेट के रूलर का बिहेवियर जो दुश्मन है उनके साथ ठीक है तो इट मीन्स वो मकासद उसके ठीक नहीं हैं। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन को छोड़ के नेगेटिव पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो तो इट मीन्स आप ठीक नहीं हो। तो वही बात मैंने बताई कि स्टेट का मकसद यहाँ से पता चलता है कि ठीक नहीं है अगर वो उसी मुल्क के अंदर दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है। अभी हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के ही दुश्मन हैं, हमारा हुक्मरान अगर उसको सपोर्ट करे तो इट मीन्स स्टेट का रेजन डी इटेट ठीक नहीं है। दूसरी क्वालिटी ये है कि स्टेट डिसीव करे दुश्मनों को, मतलब कि जो रूलर है वो पाकिस्तान के दुश्मनों को छुपाए, पाकिस्तान का रूलर पाकिस्तान के ही दुश्मनों को छुपाए और उनको सपोर्ट करे तो इट मीन्स स्टेट का रेजन डी इटेट नहीं है। तो यही बात मैंने बताई, काइंड तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन दुश्मनों के साथ काइंड होना बुरी बात है। अब यूएसए का इंटरेस्ट देखें, जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था 1978-1979 में,
उससे पहले जो शाह पहलवी का टाइम पीरियड था, ईरान मिडल ईस्ट में आता है। ये वाला जो एरिया है ये मिडल ईस्ट का एरिया है और यहाँ पे ईरान है और यहाँ पर यूएस है। अब यूएसए का इंटरेस्ट था मिडल ईस्ट के अंदर ईरान में, इधर यहाँ पे एक छोटे से मुल्क में। यहाँ पे क्या था, ईरान के पास बहुत ज़्यादा ऑयल था और यूएसए और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उसकी वजह ये थी कि यूएसए ने ईरान, मिडल ईस्ट के स्टेट मुल्क ईरान से ऑयल लेना था और वो ऑयल किस तरीके से लेना था, अपने ताल्लुकात को ठीक करके, और इसीलिए उस टाइम पे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे उनके। तो यूएसए का रेज़न डी डेट क्या था 1970s के टाइम में, कि ऑयल लेना मिडल ईस्ट से। समझ लग गई आपको एग्जांपल के साथ। अब 20th सेंचुरी में रेज़न डी डेट वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर में चेंज होता रहा, मतलब कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रेज़न डी डेट रिवॉल्व करता रहा। इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़। और बहुत से ममालिक यूएन जब बनी उन्होंने ह्यूमन राइट को इंश्योर करने की बात की जैसे ही ह्यूमन राइट बनी, और यूएन के चार्टर में ह्यूमन राइट की इंश्योर को बहुत यकीनी बनाया गया है। अब ह्यूमन राइट बेसिकली है क्या, एक इसको इंडिविजुअल से आप लें, उसके कल्चर की आज़ादी, पॉलिटिकल लिबर्टी होना, ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी होना, ये सारा क्या है, ह्यूमन राइट। इसको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर इंश्योर बनाया। अब यूएन कब बनी थी, 1945 में। अब 20th सेंचुरी में रीज़न क्या था तमाम ममालिक का, कि कोई भी मुल्क अगर ह्यूमन राइट की वायलेशन करेगा तो सुपर पावर एक रेजोल्यूशन लाएगा उस अनरेस्ट को रोकने के लिए। ये पूरी दुनिया के अंदर रेज़न डी डेट था 20th सेंचुरी में। अब सुपर पावर कौन था, सुपर पावर अमेरिका था। अमेरिका एक हेजिमन था, ठीक है, वो सारी दुनिया के ऊपर लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता था, इम्पोज करता था कि भाई आप हमारे लॉज माने। लेकिन सुपर पावर खुद कोई लॉ नहीं मानता था, क्यों, क्योंकि वो एक सुपर पावर था। अब जब ये वर्ल्ड वॉर 1 थी, ये उसका रेज़न डी डेट था। वर्ल्ड वॉर 1 का मैंने आपको बताया, उसमें था कि भाई ह्यूमन राइट को इंश्योर किया जाए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वर्ल्ड वॉर 1 में भी बहुत से लोग मारे गए, वर्ल्ड वॉर 2 में भी बहुत से लोग मारे गए। तो अब हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा रेज़न डी डेट पे। याद रहे कि रैशनल एक्टर एक आईआर की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ह्यूमन और स्टेट दोनों रैशनल एक्टर। रैशनल एक्टर उसको कहा जाता है कि सोच समझ के डिसीजन लेना। इसको आप यूँ समझें कि कोई इंसान है, वो किसी स्विच के अंदर अपनी फिंगर को नहीं डालेगा, क्यों, दे नोज़ के यहाँ इसके अंदर करंट होगा, ठीक है, चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये क्या करेगा, अवॉइड करेगा। इसी तरह स्टेट को पता होगा कि अगर वो इस मुल्क के साथ जंग में मोल लेगा, जंग करेगा, तो उसको कितना नुकसान होगा, तो सोच समझ के वो हर स्टेप लेगा। तो रैशनल एक्टर यही होता है कि सोच समझ के हर स्टेप लेना। वर्ल्ड वॉर 1 से भी स्टेट ह्यूमन ने और स्टेट ने सीखा, वर्ल्ड वॉर 2 से भी सीखा, क्योंकि बहुत सी जानें उसमें गई। तो डिसीजन ये लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि हमने जितने भी एक्सटर्नल अफेयर हैं उनसे दूर रहना है, सिर्फ किसको फोकस करना है, अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को, मुल्क के अंदर के जितने इश्यूज़ हैं उनको फोकस करना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रेज़न डी डेट आप समझ गए होंगे क्या था, कि सिर्फ डोमेस्टिक इश्यूज़ पर फोकस करना, एक्सटर्नल इश्यूज़ पर फोकस नहीं करना। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से ही पाकिस्तान अगर दूसरे मुल्क पे देखेगा, अमेरिका दूसरे पे देखेगा, यूरोप किसी और कॉन्टिनेंट पे देखेगा, तो उससे क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी। अब जब डोमेस्टिक इश्यूज़ की बात आई कि भाई हमने अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ थे कौन से, ये भी तो डिफ़ाइन करने थे ना, कि एक्सटर्नल अफेयर्स कौन से हैं, डोमेस्टिक अफेयर कौन से हैं। तो उसके लिए पहले हम डिफ़ाइन किए कि भाई ये इंटरनेशनल अफेयर है और ये डोमेस्टिक अफेयर है, इन दोनों को डिफ़ाइन किया गया। अब डोमेस्टिक इश्यूज़ कहाँ तक महदूद हैं, उसके लिए बाउंड्री भी तो होनी चाहिए थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, 45 पे। तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी डिफ़ाइन हुआ कि भाई पाकिस्तान की हदूद ये है, जर्मनी की ये है, अमेरिका की ये है, रशिया की ये है। तो क्या हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर्स डिफ़ाइन हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स डिफ़ाइन हो गए, डोमेस्टिक अफेयर्स डिफ़ाइन हो गए। और साथ ये भी बता दिया कि सुपर पावर जो अमेरिका था पहले,
वर्ल्ड वॉर 1 में वो क्या करता था, अपने लॉस को इम्पोज करवाने की बात करता था। लेकिन अब सुपर पावर के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशंस लग गई कि वो किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे एक छोटा सा मुल्क है बिल्कुल नन्हा पिद्दू सा, उसके अंदर भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने काम से काम करेगा, अपने मुल्क के अंदर रहेगा। हाँ, अगर ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है तो वो किसी दूसरे ममालिक के अंदर इंटरवीन कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। और ये एक अमेरिका की बात नहीं है, तमाम ममालिक आज के टाइम पे करते हैं। अब कोल्ड वॉर की तरफ आते हैं कि कोल्ड वॉर में रेज़न डिक्टेट क्या था। अब बेसिकली पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोल्ड वॉर थी किसके दरमियान, यूएसएसआर, सोवियत रूस और अमेरिका। उस टाइम सोवियत रूस था, अभी रशिया है। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म को प्रमोट करना और यूएसए की थी कैपिटलिज्म को प्रमोट करना, और ये कोल्ड वॉर थी ही आइडियोलॉजिकल वार। दोनों ममालिक अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे। अब अमेरिका का रेज़न डिक्टेट क्या था, अमेरिका का मकसद क्या था कि कैपिटलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और सोवियत रूस का मकसद था सोशलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो ये रेज़न डिक्टेट का मकसद था कि टाइम टू टाइम रेज़न डिक्टेट चेंज होता रहा। अब ट्रंप जब पावर में आए तो ट्रंप एक दफ़ा ही आए, सेकंड चांस में नहीं मिला, जो बाइडेन आ गए। तो ट्रंप जब पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। अब उनका रेज़न डिक्टेट क्या था, वो बाकी पिछले टाइम से डिफरेंट था, क्योंकि चाइना जो था वो रिवाइवल हो रहा था। चाइना का एक नई सुपर पावर बन के चाइना उभर रहा था। तो इनका रेज़न डिक्टेट ये था कि चाइना को दबाया जाए। ठीक है, इन्होंने अपने टाइम पे ट्रेड वॉर की, चाइना को पीछे करने के लिए हर जो स्टेप ये ले सकते थे इन्होंने लिया, लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। अब जो बाइडेन का रेज़न डिक्टेट क्या है वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन न्यू लगी होगी। इसी तरह आईआर के मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को काइंडली प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।